Hello students, this is lecture number 5 on the topic theory of demand related to microeconomics. Those who have not seen the previous lecture, kindly see the previous lecture, then only you will correlate with the present lecture. In the last lecture हमने individual function खत्म किया था, individual market function हमने खत्म कर दिया था. Okay, we are now going for market function determinants. मार्केट फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स में इंडिविजुअल के डिटर्मिनेंट्स भी आ जाएंगे बेटा. ओके, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट फर्स्ट अबाउट द इंडिविजुअल. याद करो, मैंने शॉर्ट फॉर्म रटा दिया था PRICE, प्राइस. P इज फॉर प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ कॉमन. R इज फॉर रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स के अंदर दो टाइप से गुड्स पढ़ लिए थे अपन ने, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट, एज वेल एज दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री. फिर उसके बाद इनकम के अंदर भी दो तरह के गुड्स पढ़ लिए बेटा अपन ने, दैट इज नॉर्मल, इंफीरियर एंड इंफीरियर. फिर आपके पास जो C था, दैट इज व्हाट? C इज योर कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में क्या समझा था? अगर फेवरेबल होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर अनफेवरेबल होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. फिर E इज व्हाट? एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस. अब बेटा अपने पास दो बचे हुए हैं. फर्स्ट अपन ले रहे हैं यहाँ पे जो मार्केट के अंदर फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं. जो मार्केट के अंदर ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं, पर इसके अलावा दो और फैक्टर्स मार्केट के अंदर कंसीडर करते हैं. सबसे पहला आपके पास है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट. तुम खुद सोचो, जब मार्केट की साइज इंक्रीज होती है, लिखा है विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन number of buyers will also increase and there will be more demand, और vice versa. आ रहा है समझ में? देखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी तो वहां की डिमांड भी बढ़ेगी. जैसे सपोज अगर आपको एक नियर बाय कॉलोनी एक नई स्टार्ट हो रही है, तो वहां पे एकदम से तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही वो पूरी कॉलोनी फुल्ली सेटल हो जाएगी, वहां पे सारे लोग आके बैठना शुरू हो जाएंगे, तो जो आसपास की शॉप्स है उनकी डिमांड में क्या हो जाएगा? इंक्रीज की डिक्रीज? सर इंक्रीज. तो यहाँ पे सिंपल है कि जैसे ही मेरे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मार्केट में इंक्रीज होंगे, सो अल्टीमेटली मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज. वहीं अगर पॉपुलेशन कम हुई, हो सकता है कि सपोज मान के चलो वहां पे अर्थक्वेक आ गया या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो भैया पॉपुलेशन साइज कम हो गई. तो अगर पॉपुलेशन साइज कम हो गई, सो अल्टीमेटली मेरी डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम. देखो यहाँ पे प्रेजेंट करा है ग्राफिकली. जैसे ही नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज होंगे तो डिमांड का कहाँ शिफ्ट होगा? कहाँ शिफ्ट होगा सौम्य? राइटवर्ड शिफ्ट. तो दिस इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड. एज यू कैन सी यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड हो गया बिकॉज मेरे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गए. क्रिश, अब तू बता, इफ देयर इज डिक्रीज इन डिमांड तो डिमांड का कहाँ शिफ्ट होगा? क्रिश, चलो, ही इज नॉट लिसनिंग. नाउ सी सर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा क्रिश? यस सर, लेफ्टवर्ड. एज यू कैन सी इन द डायग्राम. तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो आपका डिक्रीज इन डिमांड हो गया. क्यों डिक्रीज इन डिमांड हुआ? क्योंकि मेरे कंज्यूमर्स कम हो गए. आई बात समझ में? इंक्रीज इन डिमांड कब होगा? जब मेरे कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे. जैसे यहाँ पे देखा था इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, तो यहाँ पे अगर मेरे कंज्यूमर्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो अल्टीमेटली मेरी डिमांड भी इंक्रीज होगी. वहीं अगर मेरे कंज्यूमर्स कम हो रहे हैं, इफ द कंज्यूमर्स आर गोइंग डाउन, सो अल्टीमेटली मेरी डिमांड भी कम हो जाएगी. ये सिंपल टेक्निक आपको बताई गई है इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. अब आगे बढ़ते हैं बेटा. द लास्ट फैक्टर दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अब अगर यहाँ पे बोला है बेटा, इफ द इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर विल बी मोर डिमांड, बट इफ इनकम इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर विल बी लेस डिमांड. अब व्हाट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं. एक कंपनी है, मान के चलो रिलायंस. सबने नाम सुना है रिलायंस का? यस सर. आप देखो, उसमें ओनर भी है, और क्या होंगे ओनर के साथ साथ? क्या होते हैं ओनर के नीचे जो काम करते हैं? क्या बोलते हैं? मैनेजर्स, एम्प्लॉय. बात बताओ, जितना प्रॉफिट रिलायंस कमाता है उसमें से मेजर शेयर किसको मिलता है? ओनर को मिलता है कि एम्प्लॉय को मिलता है?
ओनर 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 को। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, इक्वल है कि अनइक्वल है? अनइक्वल है। अनइक्वल है। तो जो चीज ओनर डिमांड कर रहा है, भैया ओनर तो डिमांड कर रहा है कि भैया मुझे ऑडी चाहिए, तो क्या वही चीज एम्प्लॉय डिमांड कर सकता है क्या? नो सर, नो सर। नो क्यों? सर। क्योंकि हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एग्जिस्ट नहीं कर रहा नहीं है। होती। यहाँ पे लिखा है अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती, मतलब पूरा प्रॉफिट सब में इक्वली बांटा जाता। सी एम्प्लॉइज आर ऑल्सो वर्किंग फॉर दी सेम, एम्प्लॉयज ही वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो पूरा प्रॉफिट अगर इक्वल शेयर में बांटा जाता तो क्या होता, डिमांड ऑडी की एक साथ बढ़ जाती, बिकॉज सब कोई अमीर हो गया। लेकिन अब हमारी सोसाइटी में, एज यू कैन सी इन इंडियन कल्चर, it is majorly seeing there is a vast difference of income distribution। यही इंडिया में एक पर्सन करोड़ों कमा रहा है और वही एक इंडिया पर्सन में सिर्फ हजारों पे बैठा हुआ है, एज यू कैन सी। तो क्या दोनों की डिमांड एक होगी कि अलग अलग होगी? सर अलग अलग। अलग होगा। तो यहीं पे बोला है कि इफ देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हम मोर डिमांड एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा तो यहाँ पे देयर विल बी लेस डिमांड। इज दिस क्लियर? क्या होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में? देयर विल बी लेस डिमांड। लेस यहाँ पे देखो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन यहाँ पे वही है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जैसे सारों सबको एक जैसी इनकम मिल गई, तो डिमांड का क्या हो जाएगा, कहाँ पे शिफ्ट होगा? राइट में जा राइटवर्ड शिफ्ट। तो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो डिमांड का की पोजीशन बदली, और नाउ जो ओल्ड डिमांड का था वो डी था, अब वो डी डैश हो गया। अल्टीमेटली देयर इज इंक्रीज इन डिमांड। फिर अगर आ जाए, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, तो वहां पे क्या हुआ, जो डिमांड कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्टवर्ड। बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या हो जाएगा? इट विल बी डिमांड इज डिक्रीजिंग। सो हमने अब सारे फैक्टर्स कवर कर लिए बेटा। देखो मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया था देयर इज टू टाइप ऑफ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन किस टाइप के होते हैं बेटा, बताओ? इंडिविजुअल और market and individual as well as market। Those who have not understood in the starting, ये just as a recap है। अब इसको याद करो, तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म रटा दिया था प्राइस। और देखो मार्केट में भी प्राइस है, ऐसा नहीं कि मार्केट इज नॉट हैविंग प्राइस, पर प्राइस के अलावा उसके पास दो और चीजें हैं। दैट इज फर्स्ट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम आईडी ले लेते हैं, और एन इज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो ब्रॉडर कौन हुआ, इंडिविजुअल की मार्केट? मार्केट ब्रॉडर। अपन ने सारे फैक्टर्स कवर कर लिए बेटा। प्राइस में P इज फॉर पर्टिकुलरली प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, R इज रिलेटेड गुड्स प्राइस, I is income, C is your consumption, taste and preferences, and E is expectation of future price। अब ये तो अपना मार्केट में भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद मार्केट में दो और आते हैं, दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, जो अभी अपन ने कवर आउट कर लिया। यहाँ तक किसी को डाउट? सर एक डाउट था। हाँ क्रिश से। सर जो आपने रिलायंस वाला एग्जांपल दिया मेरे को, हाँ तो उसमें जैसे आपने बोला कि एम्प्लॉय, अगर अपन ऑडी की जगह अगर आटे की बात करें तो वो तो ओनर भी लेगा और वो भी डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ योर ब्रदर ओनली, ही इज वर्किंग इन आईसीआईसीआई, ठीक है, वर्किंग विद आईसीआईसी बैंक। जो आईसीआईसी का ओनर है, जो बैंक का ओनर है, ही विल बी हैविंग ग्रेट शेयर और योर ब्रदर विल हैव द ग्रेट शेयर? ओनर के पास गरा शेयर जाए, तो जो ओनर डिमांड कर रहा है, सी आई एम नॉट सेइंग कि पूरा हर किस डिमांड हो सकता है, ओनर विल डिमांड हाई ब्रांडेड गुड्स which your brother will not afford because he is a salaried person and owner is getting a huge profit। ओनर के पास क्या है, ह्यूज इनकम आ रही है, लेकिन ब्रदर के पास क्या आ रही है, एक सैलरीड इनकम आ रही है। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब ओनर के पास ह्यूज इनकम आ रही है तो उसके डिमांड पैटर्न्स अलग होंगे, ही विल बी डिमांडिंग मोर, उसके डिमांड एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होंगे। एंड व्हेन योर ब्रदर इज अ सैलरीड पर्सन, उसके डिमांड अलग होगी, उसके एक्सपेंडिचर्स अलग होंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। चलिए, now moving on to the next topic, that is particularly अब बेटा समझना इसमें, movement along the demand curve, that is also known as change in quantity demanded। बहुत फर्क है बेटा, ये दोनों सेम है। और यहाँ पे shift in demand curve जिसको बोला जाता है change in demand, उसको मैं change in quantity demanded नहीं बोलूंगा,
देखो शिफ्ट अलग होता है और मूवमेंट अलग होता है. यू विल बी गेटिंग द आइडिया विद द प्रेजेंटेशन. ये देखो सपोज अगर ये डिमांड कर्व है, तो अगर ये डिमांड कर्व में मेरे को मूवमेंट दिखाना है, सो मूवमेंट कैन बी अपवर्ड और इट कैन बी डाउनवर्ड. एज यू कैन सी यहाँ पे जो फर्स्ट मूवमेंट हो रहा है, अब वापस दिखाता हूं. जैसे ये फर्स्ट मूवमेंट हुआ, ये पर्टिकुलर point has moved from upside to downside. This is known as movement along the demand curve. Movement ऐसा भी हो सकता है कि ये यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ रहा है. As you can see, it is going from this position to this position, A to B. और मूवमेंट अपोजिट भी हो सकता है, मतलब वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे भी जा सकता है, which is known as अपवर्ड मूवमेंट. और इसको बोलते हैं, जो अभी पहले करा था, दैट वाज नोन एज डाउनवर्ड मूवमेंट. अभी बताऊंगा अपवर्ड और डाउनवर्ड को इकोनॉमिक टर्म्स में क्या कहते हैं. एंड शिफ्ट की बात करूं बेटा, जब शिफ्ट होगा तो डिमांड कर्व ही पूरा चेंज हो जाएगा. जैसे यहाँ पे देखो, अब वो मूवमेंट उस सेम कर्व पे नहीं हो रहा है, योर डिमांड कर्व हैज बीन चेंज. अब जो डिमांड कर्व आया वो पूरा एक नया डिमांड कर्व आ गया. तो दिस इज व्हाट, इंक्रीज और डिक्रीज. अभी अपन सबने देखा था, दिस इज व्हाट, इंक्रीज. तो जब आगे बढ़ जाएगा तो इंक्रीज, पर अगर इसका उल्टा देखें तो अगर पीछे जाएगा तो डिक्रीज. तो याद रखना, चेंज इन डिमांड इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज एंड डिक्रीज. उसको यहाँ पे इससे कंपेयर मत करना बेटा. चेंज इन डिमांड दो तरीके से हो सकता है, या तो इंक्रीज होगा या तो क्या होगा, डिक्रीज. और यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या तो होगा एक्सपांशन. आई विल टेल यू व्हाट इज एक्सपांशन. एंड या तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन. क्या होगा बेटा बताओ वापस. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, एक्सपेंशन. या तो होगा एक्सपांशन या तो होगा कॉन्ट्रैक्शन. इंक्रीज इन डिमांड क्या होगा, अपना चेंज इन डिमांड क्या होगा, या तो इंक्रीज या तो होगा डिक्रीज. चलो अब आगे देखते हैं इन सारे पैटर्न्स के अंदर कि क्या इंक्रीज है और क्या है. चलो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ये तो तुमने अभी कर लिया. अब देखो जो प्राइस है, सबने अभी पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, याद है प्राइस पूरा, PRICE. यस सर. और उसके बाद अपन ने आई और एन भी पढ़ा. आई एज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एन एज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. अब मेरी बात समझना, जब जब मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व होगा, जब जब क्या होगा, मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व, तो वो होता है किसके कारण, वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण. किसके कारण होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण. मतलब जब जब एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, इट विल बी ऑलवेज बी ड्यू टू द रीजन ऑफ प्राइस. बाकी सारे फैक्टर्स तुमने अभी देखा था, जितने भी अपन ने डायग्राम्स देखे थे, चाहे वो रिलेटेड गुड्स के हो, चाहे वो इनकम के हो, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हो, एक्सपेक्टेशन, आईडी दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, उसमें डिमांड का क्या हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था, अपनी पोजीशन से चेंज होके नई पोजीशन पे आ रहा था. याद आ रहा है कुछ? यस सर. सो अदर फैक्टर्स क्या करेंगे, अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट इन डिमांड कर्व. सारे अदर फैक्टर्स मतलब ये सारे, रिलेटेड गुड्स प्राइस, इनकम, कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस, आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, आईडी दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड एन इज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. लेकिन ओनली प्राइस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. ओके, फिर देखो इसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. याद रखना बेटा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड इज वेरी मच डिफरेंट. सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है. सी इकोनॉमिक्स में यही बारीकियां याद रखने लायक होती हैं कि भैया ये तो बोल रहा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये रीजन है किसके कारण, प्राइस के कारण. और यहाँ चेंज इन डिमांड किसके कारण है, अदर फैक्टर्स के कारण. एंड ऑलवेज देयर विल बी शिफ्ट, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज. दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब प्राइस में चेंज होगा तब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, क्योंकि इंक्रीज इन प्राइस विल डिक्रीज द डिमांड एंड डिक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज द डिमांड. क्योंकि ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है, बिकॉज प्राइस ऑफ गुड इज चेंजिंग.
तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अदर फैक्टर्स के कारण जब भी चेंजेस होंगे बेटा, तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। ये चीज याद रखना। लॉ ऑफ डिमांड कब कब एप्लीकेबल होगा? लॉ ऑफ डिमांड तभी एप्लीकेबल होगा जब प्राइस में चेंज हो। अदर फैक्टर्स में अगर चेंज होगा तो लॉ ऑफ डिमांड कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए मूविंग फर्दर। अब देखो, अब समझेंगे अपन पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Change in quantity demanded and movement along the same demand curve. चलिए, so again change in quantity demanded is of two types, as I already told you. यहाँ तो होगा expansion, यहाँ तो क्या होगा? Contraction. अब देखो, expansion को एक और नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं extension. अब expansion वर्ड से मतलब क्या हो रहा है बेटा? कभी सुना है expansion? क्या होता है expansion? यस सर। क्या होता है बताओ? बड़ा होना। बड़ा होना मतलब यहाँ तो इंक्रीज होना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये साइंस में तुमने सुना होगा, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन मतलब इंक्रीज, याद रखना अभी, ओके? पर अभी इसको इंक्रीज इन डिमांड मत मान लेना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, पर उसको डिक्रीज इन डिमांड मत मान लेना। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम if with the fall in price more unit of quantity is demanded। मतलब अगर अपन देखे जाएं अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम कौन सी? दैट आर ये वाले जो अपन ने राइसेस पढ़ा था, सेटेरिस पैरेबिस, कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो। किसमें चेंज आया है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस में। अब प्राइस में भी कौन सा चेंज आया है? फॉल इन प्राइस। सो जब प्राइस फॉल होगा तो देन इन दैट केस क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। तो इंक्रीज। तो इसको क्या बोला जाएगा? दिस विल बी नोन एज एक्सपांशन। कि जब प्राइस फॉल हो और उसके अगेंस्ट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाए, तो दिस विल बी नोन एज व्हाट? एक्सपांशन। कॉन्ट्रैक्शन इसके जस्ट अपोजिट। अगेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ देयर इज राइज इन प्राइस, मतलब जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। याद आ रहा है लॉ ऑफ डिमांड पूरा यहाँ पे वेरीफाई हुआ? तो लॉ ऑफ डिमांड देखो, यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है। मतलब चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, दोनों केसेस में क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल। और देखो यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, डाउनवर्ड मूवमेंट एज वेल एज व्हाट इट इज गिवन, अपवर्ड मूवमेंट। तो जब जब डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, मतलब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो दैट विल बी नोन एज एक्सपांशन। और जब जब डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट होगा, तो दैट विल बी नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन। जैसे आगे अभी बताता हूँ, जैसे अभी यू विल सी हियर इन दिस केस एक्सपांशन। अब टेबल में भी समझ लेना बेटा, टेबल क्या दिख रहा है? एक्सपांशन का टेबल भी समझ लो साइमल्टेनियसली। प्राइस क्या हुआ? 30 से 20 फॉल हुआ कि इंक्रीज हुआ? सर फॉल हुआ। फॉल हुआ। क्वांटिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इंक्रीज। तो देखो क्या डिमांड कर्व, नया डिमांड कर्व आया क्या, कि उसी डिमांड कर्व पे मैंने पोजीशन चेंज करी? सर उसी में चेंज कर दी। उसी में चेंज करी। जहां पहले इस पॉइंट पे था, अब किस पॉइंट पे आ गया हूँ? जहां पहले मैं इस पॉइंट पे था, अब मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ। मान लो उसको A और इसको मान लो B। तो जहां पहले मेरा प्राइस 30 था तो मेरी डिमांड 4 थी, पर जैसे ही 20 पे आ गया तो मेरी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। सो दिस इज नोन एज व्हाट? डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है? देखो यहाँ पे था, तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑलवेज एक्सपांशन। यहाँ पे टेबल में भी क्लियर हो गया। नाउ सी दी कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन इज जस्ट अपोजिट। टेबल देखो अब उल्टा हो गया। पहला 20 प्राइस था, अब क्या हो गया? 20 से किस पे आ गया अपन? 30 पे। तो डिमांड क्या हो गई? कम की ज्यादा? कम हो गई। कम। डिमांड 6 से 4 पे आ गई। नाउ यू विल सी इन दी पर्टिकुलर पॉइंट कि जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया
नाउ इट इज अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट? अपवर्ड। जैसे इसको लेबलिंग कर लो कि ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी, इनिशियल्स ए से अपन बी पे जा रहे हैं, तो अगेन इट इज अ अपवर्ड मूवमेंट एंड ऑलवेज इट विल बी नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और यहाँ पे रीजन लिखे हुए, देखो यहाँ पे रीजन क्या था? ड्यू टू फॉल इन प्राइस, एक्सपांशन, एंड ड्यू टू राइज इन प्राइसेस व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हो चुका है बच्चों? एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। यस सर। ओके, टेबल के साथ, ओके, टेबल के साथ आपको याद होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज शिफ्ट। अब आ जाते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो अगेन शिफ्ट भी मैंने बताया था दो टाइप का होगा, यहाँ तो क्या होगा? इंक्रीज, यहाँ तो क्या होगा? डिक्रीज। इंक्रीज को हम क्या बोलते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट, याद है? यस सर, यस। एंड डिक्रीज को क्या बोलते हैं अपन? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मींस डिमांड कर्व पोजीशंस विल चेंज। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस टू टाइप्स में देखो, सबसे पहला अपन देखते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व टुवर्ड्स द राइट। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है बेटा, प्राइस रिमेनिंग सेम, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं है। डिमांड राइजेस ड्यू टू favorable changes in other factors like income, taste and preferences and other factors etc. कर दिया। तो जब प्राइस कांस्टेंट है और अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आ रहा है, तो उनको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या है? अगेन माय प्राइस इज कांस्टेंट एंड डिमांड इज फॉलिंग ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स like income, taste and preferences etc. तो यहाँ पे क्या होगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। So this is what is known as the rightward and leftward। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, अपन ने पहले भी देख लिया था। अब देखो बेटा, टेबल पे ध्यान रखना, क्या प्राइस चेंज हुआ क्या? नो सर। तो पर क्वांटिटी तो चेंज हो गई? यस सर। क्वांटिटी इज चेंज फ्रॉम 6 to 9। तो यहाँ पे देखो, अब क्या सेम डिमांड कब होगा कि डिफरेंट डिमांड कब आएगा? सर डिफरेंट। सो देखो यहाँ डिमांड कब हैज चेंज इस पोजीशन, तो डिमांड कब अब क्या हो गया? राइटवर्ड शिफ्ट आ गया। नाउ डिमांड कब हैज मूव फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। व्हेनेवर यू आर ड्राइंग दिस, तो आप देख रहे हो बेटा ये प्राइस लाइन क्या है? प्राइस लाइन इज कांस्टेंट। प्राइस हमेशा क्या चल रहा है यहाँ पे? कांस्टेंट है, 3 का 3 है, ओके, 30 का 30 है, उसमें 3 वो दिया तो 30 का 30। नाउ सी इन कॉन्ट्रैक्शन, और सॉरी सी इन डिक्रीज, अगेन प्राइस क्या है? इंक्रीज की डिक्रीज की कांस्टेंट? सर सेम है, कांस्टेंट। प्राइस इज कांस्टेंट एवरीवेयर। अब प्राइस अगर कांस्टेंट है, मतलब ये 30 का 30 है, तो क्वांटिटी देखो 6 से 3 हुई, मतलब डिमांड कर्व हैज मूव टुवर्ड्स द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो लेफ्टवर्ड में क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन डिमांड। दैट इज नोन एज व्हाट? डिक्रीज इन डिमांड। और यहाँ पे डिमांड कर्व की पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज। और यहाँ आ जाएगा डी डैश डी डैश। दैट इज नोन एज व्हाट? डिक्रीज इन डिमांड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एंड रीजंस क्या है बेटा? ड्यू टू अदर फैक्टर्स। प्राइस इसमें कोई भी रीजन नहीं लेगा। अब आ जाते हैं डिफरेंसेस। सी ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं एंड देन वी विल एंड अप द सेशन। डिफरेंसेस किसके बीच में? इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपांशन। दोनों केस बहुत अलग है। इंक्रीज में शिफ्ट होता है, एक्सपांशन में क्या होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट इज इट रेफर्स टू राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि इंक्रीज में क्या होगा? आगे शिफ्ट होगा। एक्सपांशन में क्या होगा? It refers to downward movement along the same curve। फिर उसके बाद क्या बोला है? There is change in demand। पर यहाँ पे क्या होगा? There is change in quantity demanded। Increase in demand में क्या कांस्टेंट था? अभी आपने टेबल में भी देखा, प्राइस इज कांस्टेंट, बट एक्सपांशन के केस में प्राइस चेंज होगा और अदर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीजंस दे दिए, अपने हिसाब से आप अलग रीजंस भी दे सकते हो। जैसे लिखा हुआ है इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, तो नॉर्मल गुड्स की इनकम क्या हो जाएगी? नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भाई इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट,
and fall in price of complementary. याद करो substitute और complementary के relation. And last is Yes, sir. favorable change in taste and preferences. You can give any of the reason. But यहाँ पे क्या reason है? It is due to fall in price of commodity, as you can see in the table. अब बेटा अगर table याद है तो always make a tabular presentation of that particular thing. क्योंकि अगर हमको टेबल याद है तो वो भी एक मेरे लिए वैल्यू पॉइंट बन जाता है. जैसे यहाँ पे देखो टेबल क्या है, यहाँ पे प्राइस क्या हुआ है, प्राइस कांस्टेंट है, 3 का 3 है, लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई, चेंज, इंक्रीज. तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज, क्योंकि 30 से 45 हुई है. तो यहाँ पे देखा है नो चेंज इन द प्राइस बट देयर इज इंक्रीज इन डिमांड. फिर यहाँ पे देखो प्राइस क्या हुआ, 3 से 2 फॉलन हुआ, तो क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज. and that is because of fall in price. So this is known as expansion. तो अगर expansion और increase में difference आए बेटा, so always first mention the differences and tabular के साथ साथ आप diagram भी दे सकते हो. Diagram increase में क्या होगा बेटा, increase में you have to show like this way, rightward shift. तो आपको अपना diagram में दिखाना पड़ेगा that increase is due to rightward shift in the demand curve. And जो आपका एक्सपांशन है बेटा, एक्सपांशन में क्या हो गया, एक्सपांशन में यू आर इंक्रीजिंग द डिमांड बट इट इज ड्यू टू फॉल इन प्राइस. एज यू कैन सी डाउनवर्ड मूवमेंट बनाया था कि भैया इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है. दिस इज नोन एज एक्सपांशन. ओके, अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन, जो जस्ट इसके अपोजिट था. डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, लेफ्टवर्ड की राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड. तो देखो लिखा है इट इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट. और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट. दोनों में डिमांड कम हो रही है पर दोनों में रीजंस अलग अलग हैं. अगेन ये तो सेम पॉइंट है, देयर इज चेंज इन डिमांड, और यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. अगेन ये भी सेम पॉइंट है, प्राइस यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट, और यहाँ पे अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट. रीजंस में जहां वहां पे इंक्रीज लिखा था, अब देखो वहां पे डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ नॉर्मल, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड देन अनफेवरेबल चेंज. और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी. जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेटा, प्राइस आपका यहाँ पे 3 का 3 रहा, क्या प्राइस में चेंज था क्या, नो सर. तो क्वांटिटी में देखो 30 से 15 हो गया, क्वांटिटी चेंज, तो यहाँ पे दिस विल बी नोन एज डिक्रीज इन डिमांड. एंड इस केस में देखो बेटा प्राइस 3 से 4 हुआ, यस सर, इंक्रीज. क्वांटिटी में चेंज आया, क्वांटिटी क्या हो गई बेटा, डिक्रीज. quantity has decreased, that is from 30 to 15. तो ये क्या हो गया, this will be known as contraction in demand. Okay, अब टेबुलर के बाद अपन क्या बना सकते हैं, इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. तो डिक्रीज में क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड शिफ्ट. बताओ सौम्य, बैकवर्ड. सौम्य कौन सा होगा चेंज, बैकवर्ड शिफ्ट. बैकवर्ड. क्रिश याद आ गया, बैकवर्ड शिफ्ट. लाभांश, yes sir. Okay, so here you will see that there is a backward shift in your demand curve क्योंकि decrease हो रहा है. पर यहाँ पे contraction में बताया था, contraction में क्या होगा, upward movement होगा. क्या होगा, हमेशा upward movement होगा in case of what, in case of contraction in demand. As you can see, जो डिमांड कर्व यहाँ पे पॉइंट पे था, अब इस पॉइंट पे अपनी पोजीशन पे आ गया. सो डिमांड कर्व इज सेम but there is upward movement in the demand curve. So today's session we are ending on this particular topic. Thank you listeners. Thank you listeners for listening to today's lecture. For more videos, do subscribe my channel for getting updates related to economics. Thank you listeners.